हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत क्लास 12 अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो जो आपकी पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को कराया जा रहा था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था और जिसमें हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और उसके आगे के प्रश्न आज हम लोग पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और कह सकते हैं 3 या 4 4 5 5 6 6 बार आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% तक स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, तभी आप लोग को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स साथ ही में इस प्रकार का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है इसे अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 150 में आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर कराया जाएगा वो भी आपको वहाँ पर PDF मिलता रहेगा। ठीक, और साथ ही में अगर आप लोग को एक सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक, तो जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें तो जो आपकी पूरी बुक होती है उसमें से हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर लिया था और आज आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग 30 से आगे के जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो आपकी पिछली वीडियो थी सीरीज के अंतर्गत उसमें जो आपका लास्ट एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आपसे क्वेश्चन बताया था, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना था, लेकिन किसी ने कमेंट करके नहीं बताया है। फिर भी मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ, जिनको भी चाहिए वो लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो आपका प्रश्न मैंने आपसे पूछा था पिछली वीडियो में लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन क्या था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपका होता है एफ केंद्र क्या है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे अपनी कॉपी में। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग लिखेंगे कि वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है एफ केंद्र कहलाता है। यानी आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका जालक होता है उसमें वह स्थान जहां पर ऋणायन उपस्थित होना चाहिए लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और वह स्थान ही आपका एफ केंद्र कहलाता है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो आपका होता है मोल अंश को उदाहरण द्वारा समझाइए। 2018 का क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, साथ में इस पे न्यूमेरिकल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, साथ में न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे बिलियन के किसी एक भाग के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं और इसे हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, या मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बिलियन है उसमें आप लोग के दो प्रकार के मोल पाए जा रहे हैं, कि दो भाग हैं जिसमें एक भाग आपका ए है और एक आपका भाग है बी। ठीक, तो अगर हम लोग किसी एक भाग का मोल निकालेंगे तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग इसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग निकालेंगे NA अपॉन में NA प्लस NB, यानी कि जो आपका एक भाग का मोल निकाल रहे हैं वो मोल और साथ में बिलियन में जितने भी आपके भाग हैं उन सभी का मोल जो होता है उसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं। अगर आपकी कह सकते हैं न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है तो आप लोग बता सकते हैं, साथ में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तब भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है कासियस पर्पिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, 2013 और 2018 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो आपका आरिक क्लोराइड विलयन होता है जब उसका हम लोग स्टेनस क्लोराइड विलयन द्वारा अपचयन करते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, बैगनी रंग का गोल्ड साल बनता है जिसे ही हम लोग कासियस पर्पिल कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग इसका समीकरण लिखना चाहें तो बता सकते हैं कि ये क्या होता है 2AuCl3 जो आपका है, ये क्या है आपका एक आरिक क्लोराइड है और जब हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग अपचयन करते हैं किसके द्वारा, स्टेनस क्लोराइड जो आपका क्या होता है 3SnCl2, यानी कि जब इसको हम लोग अब क्रिया कराएंगे तो क्या निकल करके आएगा आपका 2Au प्लस 3SnCl4 जो कि क्या होता है आपका, जो कि आपका कासियस पर्पिल होता है जिसे हम लोग गोल्ड साल भी कहते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग लिख देंगे। जो आपकी ऊपर वाली समीकरण दी गई तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग उसका एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं आगे तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं SnCl4 प्लस 2H2O तीर जो आपका बनता है SnO2 प्लस 4HCl। ठीक, यानी कि अगर आप लोग ऊपर वाली समीकरण लिख देंगे तब भी आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे वाले समीकरण को लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका होता है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2017 में 2020 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे उसे देख लीजिए। यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, मान लीजिए कोई भी विलयन है जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, और परासरण दाब से उसका जो दाब है वो अधिक दाब है, ठीक। तो अगर हम लोग किसी भी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान दे रहा है कि जो विलायक के अणु होते हैं क्या होते हैं, वो विलायक के अणु जो होते हैं वो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, या फिर हम लोग बता सकते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह जो प्रक्रिया होती है वो परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए यह जो क्रिया होती है यह आपकी व्युत्क्रम परासरण कहलाती है, ठीक। और इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है वो भी आप लोग देख लीजिए, उदाहरण सहित पूछा गया है ना, तो आप लोग इसका उदाहरण भी बता सकते हैं कि जो यह प्रक्रम होता है इसका प्रयोग हम लोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में जो शुद्ध पेयजल होता है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका होता है आभासी या फिर हम लोग कह सकते हैं छदम एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 या 5 बार पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। तो आप लोग लिखेंगे क्या, वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता जो होती है वो 1 से अधिक होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आभासी या फिर एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इसमें आगे आप लोग लिखेंगे कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उसमें क्या होता है, अभिकारक एक अधिक में होता है, ठीक। तो इतना आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद फिर अगर आप लोग उदाहरण बताना चाहें तो उदाहरण भी बता सकते हैं कि जो एथिल एसीटेट होता है उसका जब जल अपघटन करेंगे तो आपका ये उदाहरण बन जाएगा, ठीक। तो आपका एथिल एसीटेट का क्या सूत्र होता है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि CH3COOC2H5+H2O जो होता है, जब इसको हम लोग जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा आपका CH3COOH और प्लस में आपका क्या बन जाएगा C2H5OH, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसका समीकरण भी बता सकते हैं ताकि आप लोग को एक भी नंबर आपका कटा नहीं और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, जो आपका होता है नदियां समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं क्यों, और अथवा डेल्टा के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको समझाइए। 2015 में, 14 में, 7 में और 6 में, यानी कि 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डेल्टा का निर्माण की जो क्रिया होती है किस प्रकार से होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो समुद्र होते हैं और नदी होते हैं, जो उनका मिलने का जो स्थान होता है वहाँ पर रेत तथा मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित हो जाते हैं, और वही जो आपका विशाल भंडार होता है उसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई डेल्टा के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप लोग देखिएगा कि नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलाइडी कण रहते हैं, यानी कि जो नदी का जल होता है उसमें क्या होता है, मिट्टी तथा रेत के कोलाइडी कण होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं, ठीक। और जो समुद्र का जल होता है उसमें धनावेशित आयन पाए जाते हैं, जैसा कि Na+ हो गया, Mg2+ हो गया, Ca2+ हो गया, आयन इत्यादि होते हैं। और जब नदी का जो जल होता है वो समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो जो नदी का जल होता है वो उसमें उपस्थित जो मिट्टी तथा रेत के कणों का जो ऋणावेश होता है वो समुद्री जल के धनावेशित आयनों के द्वारा नष्ट हो जाता है, और इस कारण ही इनका स्कंदन हो जाता है तथा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप लोग जल्दी से इसे भी नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इस पेज को मैं हटा देता हूं पीछे से। आपका अगला क्वेश्चन है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, यानी केवल इतना पूछ सकता है आपसे कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के बारे में बताइए। तो आप लोगों को दोनों परिभाषाओं को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर एक भी आ जाए तो आपको अच्छे तरीके से बता देना है। अगर आपको दोनों आते हैं तो अगर दोनों भी आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग दोनों भी बता पाएंगे, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखेंगे किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर जो उसका क्वथनांक होता है, यानी कि जो विलायक होता है उसका जो क्वथनांक होता है उसमें जो उन्नयन होता है वही उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको हम लोग के या फिर केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी विलायक है उसके जब हम लोग 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय को या फिर कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य के किसी भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम अणु को घोलने पर जो विलायक होता है उसके जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और इसको हम लोग के या फिर केबी से व्यक्त करते हैं। तो इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग अगले जो आपकी परिभाषा उसकी ओर बढ़ते हैं।
तो इसमें जो आपका दूसरा इसमें जो परिभाषा पूछा जा रहा था आपसे कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के बारे में बताइए, तो ये भी उसका जस्ट अपोजिट होता है। आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी आवासशील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु या फिर हम लोग कह सकते हैं मोल को जब हम लोग 1000 विलायक में घोलने पर क्या होता है, जो विलायक होता है उसके हिमांक में जो अवनमन हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी आप लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है, निम्न अभिक्रिया के कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। 2013 में, 16 में और 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभिक्रिया आपके सामने दी गई है H2 + Cl2 जो आपका होता है 2HCl। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया है ये आपका जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे कि इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य होती है, और तथा जो आपकी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक जो होता है वो आपका हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो इतना आप लोग याद रखेंगे और बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैलोजनों के 2 ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र लिखिए। ठीक, 2017 में 2016 में आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि हैलोजनों के 2 ऑक्सी अम्लों के जो संरचना सूत्र है वो निम्नवत है। पहला आप लोग डालेंगे क्या है, आप लोग लिखेंगे क्लोरीन अम्ल। ठीक, तो क्लोरीन अम्ल क्या है, आपका हाइड्रोजन के ऑक्सी अम्ल है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले क्लोरीन अम्ल के बारे में लिखेंगे, और एक चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए तभी आप लोग उसकी संरचना को बना पाएंगे। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लोरीन अम्ल होता है उसका जो कह सकते हैं कि संरचना सूत्र होता है, उसको आप लोग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्लोरीन का सूत्र पता होना चाहिए। क्लोरीन जो अम्ल होता है इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो क्लोरीन अम्ल होता है इसका जो सूत्र होता है वो आपका हो जाता है HClO3। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, और इसी प्रकार से आप इसका संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो Cl होता है वह जो आपका O होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जो आपका इधर वाला O होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक आपका H होता है। तो इस प्रकार से आप इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं क्लोरीन अम्ल के बारे में। ठीक, और इसमें हम लोग को एक और बताना है, हैलोजन के 2 ऑक्सी अम्लों के बारे में पूछा था, तो एक हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। और यहाँ पर जो इसका क्लोरीन अम्ल का जो सूत्र होता है इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, तभी आप लोग इसका सूत्र बना सकते हैं, संरचना बना सकते हैं। ठीक, तो इतना हम लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका अगला जो होता है, हैलोजन के 2 ऑक्सी अम्लों के बारे में पूछा था, एक हम लोग कर चुके हैं, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है हेलिक अम्ल। ठीक, तो जो हेलिक अम्ल होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसका संरचना बना पाएंगे। ठीक, तो जो आपका हेलिक अम्ल होता है उसका जो सूत्र होता है वो आपका हो जाता है HXO3। ठीक, यानी कि HX क्या होता है, HXO3 होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और जो आपका H जो आपका बीच में X लिखा हुआ है, जो आपका X होता है आपका हाइड्रोजन होता है, इसके जगह पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि क्लोरीन ला सकते हैं, ब्रोमीन ला सकते हैं, आयोडीन ला सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसके स्थान पर, यानी X के स्थान पर हम लोग इनको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, और उसका संरचना सूत्र आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं कि जो आपका X होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और इधर आपका जो ऑक्सीजन होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, साथ में X है। ठीक, मतलब कि H है। तो आप लोग इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, जो आपका होता है सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो आपके सल्फर के जो 4 जो आपके ऑक्सीकरण पूछे गए हैं उसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। पहला इसमें बताया सकते हैं हम लोग कि H2SO4 जो आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा आपका होता है H2H2O7 जो आपका होता है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा इसमें आप लोग बता सकते हैं H2H2O3 जो आपका होता है थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा आपका इसमें होता है H2H2O6 जो आपका होता है डाइथोनिक अम्ल। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर लेंगे, ताकि आप लोग के अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो आपका होता है रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण बताइए। ठीक, 2012 में 2017 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग बता सकते हैं कि SO2 अपचयन के आधार पर विरंजक चूर्ण व्यक्त करती है। SO2 का जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब क्रिया कराएंगे 2H2O से, तो क्या बनेगा आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। साथ ही में जो आपका H होता है क्या होता है, आपका नवजात हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो जो आपका नवजात हाइड्रोजन जब होता है, इसको हम लोग जब रंगीन पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो पदार्थ कैसा हो जाता है, आपका रंगहीन हो जाता है। रंगीन को जब हम लोग नवजात आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको रंगहीन पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।